है एक जबरदस्त रीबर्थ ट्विस्ट के साथ। मैं और मेरा छोटा भाई एक ही समय पर अपनी पत्नियां चुनने वाले थे। पिछले जन्म में मेरे भाई ने बिना सोचे समझे उस व्हाइट वुल्फ को चुना था, जिसके पास एक्सप्लोसिव कॉम्बैट पावर थी, जबकि मुझे उस बेचारी मरती हुई सैंडफिश यानी जल परी की हालत पर तरस आ गया और मैंने उसे अपनी पत्नी चुना। पर कौन जानता था कि वो सफेद भेड़िया इतना जिद्दी और मगरूर निकलेगा कि उसने कभी इंसानों को अपने करीब नहीं आने दिया। भाई ने लाख कोशिशें की, पर वो उसे टेम नहीं कर पाया। इसके बिल्कुल उलट, मेरी जल परी पत्नी रूसो इतनी दयालु और वफादार निकली कि उसने न सिर्फ मेरी सेवा की, बल्कि अपनी जादुई ताकतों से मेरी बरसों से खराब टांगों को भी बिल्कुल ठीक कर दिया। जब मेरे भाई ने यह मिरेकल देखा, तो वो जलन के मारे आग बबूला हो गया। उसे डर था कि कहीं मैं खानदानी जायदाद न छीन लूं, इसलिए उसने मेरा कार एक्सीडेंट करवाकर मुझे मार डाला। लेकिन जब मेरी आंखें दोबारा खुलीं, तो मैं उसी सिलेक्शन डे पर वापस पहुंच गया था। इस बार मेरे भाई जाकी ने फुर्ती दिखाई और फौरन उस मरती हुई मछली को चुन लिया। पिताजी ये देखकर हैरान थे। जाकी, ये क्या पागलपन है? वो मछली कमजोर है, वो तेरी क्या मदद करेगी? पर भाई की आंखों में रूसों के लिए वो लालच देखकर मैं समझ गया कि रिनेसेंस सिर्फ मेरा नहीं, उसका भी हुआ है। हम दोनों सगे भाई हैं और कभी मैं ही पिताजी का सबसे भरोसेमंद वारिस था। पर 12 साल की उम्र में दुश्मनों ने मेरा और मेरी मां का अपहरण कर लिया, जहां मेरी टांगें हमेशा के लिए अपाहिज हो गईं और मां की जान चली गई। पिताजी ने मां की मौत का कसूरवार मुझे माना और एक मार्शल फोर्स वाले खानदान में मुझ जैसे अपाहिज के लिए नफरत और तिरस्कार के अलावा कुछ नहीं बचा था। भाई अपनी जीत पर बहुत खुश था। जैसे ही उसने नीलामी में पैसे चुकाए, स्टाफ ने आकर रूसो की जंजीरें खोल दी। रूसो खून से लथपथ थी। उसने झुककर भाई को सलाम किया और कहा, मालिक, मैं आपकी वफादारी से सेवा करूंगी। भाई ने उसे बाहों में भर लिया, पर उसे क्या पता था कि ये पॉइजनस फिश बाहर से जितनी मासूम है, अंदर से उतनी ही जहरीली है। मैंने अपनी व्हील चेयर पर बैठे बैठे हाथ उठाकर उस खूंखार सफेद भेड़िए लू 11 की तरफ इशारा किया, जो खून से लथपथ फाइटिंग अरीना में खड़ा था। मुझे ये भेड़िया चाहिए। भेड़िए की नजरों में मेरे लिए नफरत थी और भाई मुझ पर हंसने लगा। एक अपाहिज इस जिद्दी जानवर को काबू कैसे करेगा? पर मैंने हार नहीं मानी और पिताजी से पहली बार गिड़गिड़ाकर एक मौका मांगा। पापा, क्या आप मुझे अपनी किस्मत बदलने का एक चांस देंगे? मेरी आंखों में वो डिटर्मिनेशन देखकर पिताजी का दिल पसीज गया और उन्होंने हामी भर दी। घर लौटते ही भाई अपनी पत्नी को लेकर अपने विला में चला गया, जहां कुछ ही देर बाद उसकी दर्दनाक चीखें गूंजने लगीं। नौकर पट्टियां और दवाइयां लेकर भागने लगे और खबर आई कि भाई ने खुद अपना पेट फाड़ लिया है। पिताजी भागते हुए वहां पहुंचे तो देखा भाई खून से लथपथ खड़ा है, पर वो बिल्कुल ठीक था। उसने गर्व से बताया, पापा, मैं बस रूसो की हीलिंग स्किल्स टेस्ट कर रहा था। इसके आंसू किसी मुर्दे को भी जिंदा कर सकते हैं और मेरी हर चोट इसने पल भर में गायब कर दी। पिताजी की नजरों में उस मछली के लिए इज्जत रातों रात बढ़ गई, क्योंकि हथियारों के इस डेंजरस बिजनेस में जहां हर पल मौत का खतरा रहता है, वहां ऐसी डिवाइन हीलर की बहुत कीमत थी। जाकी के पास अब रूसो है, जो न सिर्फ उसके घाव भर सकती है, बल्कि पूरे मां परिवार के लिए एक शील्ड बन गई है। जाकी के चेहरे पर वो कमीनी मुस्कान थी। पापा, देखा आपने, मेरी चॉइस कभी गलत नहीं होती। बस फिक्र तो भाई की है। इतना शानदार व्हाइट वुल्फ चुना है, पता नहीं उसे संभाल भी पाएंगे या नहीं। तभी माहौल एकदम बदल गया। जाकी की झूठी तारीफों के चक्कर में सारे नौकर उसके पीछे हो लिए, यहां तक कि पिताजी भी उसके साथ चले गए और मैं उस व्हील चेयर पर अकेला रह गया। लू 11 का मूड खराब था। वो इतना जिद्दी है कि उसने मेरी व्हील चेयर को धक्का तक नहीं दिया। मुझे अपने कमजोर हाथों से खुद को घसीटते हुए मुख्य घर से बाहर निकलना पड़ा। जब मैं पिताजी के पास पहुंचा, तो उनकी नजरों में मेरे लिए सिर्फ नफरत थी। उन्होंने तंज कसते हुए कहा, मेरे खानदान का वारिस होकर भी तू एक औरत को काबू नहीं कर सकता। जाकी को मुझे जलील होते देख बड़ा मजा आ रहा था, पर उसने एक्टिंग करते हुए कहा, पापा, भाई को थोड़ा वक्त दीजिए। जाकी और पिताजी मुझे वहीं बेबसी में छोड़कर आगे बढ़ गए।
तभी बगल से गुजरते वक्त रूसो ने मुझे एक तिरछी नजर से देखा। वो बाहर से इनोसेंट दिखने का नाटक कर रही थी, पर उसकी आंखों में छिपी वो दरिंदगी मैं साफ देख सकता था। भाई, असली खेल तो ये है कि पिछले जन्म में इसी रूसो ने मेरी जान बचाई थी। एक आर्म्स डील के दौरान मुझ पर जानलेवा हमला हुआ। चाकू मेरे पेट के आर पार था। तब रूसो ने रोते हुए एक जादुई गाना गाया था और उसके आंसुओं से मेरे घाव भरने लगे थे। उसने मुझे एक सीक्रेट टेक्निक बताई थी, जिससे न सिर्फ मेरी टांगें ठीक हो सकती थीं, बल्कि मैं एक ऑर्क जैसा ताकतवर बन सकता था। पिछले जन्म में मैं उसकी बातों में आ गया और रातों रात ताकतवर बन गया, जिससे मैंने जाकी से अपनी सारी जायदाद वापस छीन ली। पर भाई, वो तकनीक एक ट्रैप थी। वो ताकत खून और जिंदगी की कीमत पर मिलती है। 6 महीने के अंदर शरीर अंदर से खोखला हो जाता है और इंसान की सडन डेथ हो जाती है। और मेरा बेवकूफ भाई आज उसी मौत को खुद दावत दे रहा है। आधा महीना बीत गया। पिताजी के जन्मदिन का जश्न था। इन 15 दिनों में जाकी विला से बाहर नहीं निकला। वो रूसो के साथ मिलकर खुद को रिफाइन कर रहा था। जब वो पार्टी में आया तो सबका मुंह खुला का खुला रह गया। उसकी छाती और बाहें सूट फाड़ने को तैयार थीं। उसकी लंबाई बढ़ गई थी और वो किसी वॉर मशीन जैसा लग रहा था। मेहमान हैरान थे। बूढ़े मां, तुम्हारा बेटा तो आधे साल में ही बदल गया। ये किसी ओक से भी ज्यादा ताकतवर दिख रहा है। पिताजी गर्व से फूले नहीं समा रहे थे। जाकी ने सबके सामने रूसो को गले लगाया और कहा, यह मेरी पत्नी रूसो है, एक मिरेकल डॉक्टर। मेरी ये फौलादी बॉडी इसी की देन है। सब लोग जाकी की तारीफों के पुल बांध रहे थे, उसे किस्मत वाला कह रहे थे, पर मेरी नजरें तो सिर्फ उस तमाशे पर थीं। जाकी ने मेरी तरफ मुड़कर एक जहरीली मुस्कान दी। मेरे भाई ने जो व्हाइट वुल्फ चुना है, अगर वो उसे काबू कर ले तब असली बात होगी। अचानक सबका ध्यान मुझ पर और मेरे उस खूंखार सफेद भेड़िए पर चला गया। जब सबने सुना कि मैंने व्हाइट वुल्फ चुना है, तो सबकी आंखों में एक्साइटमेंट और जिज्ञासा साफ दिख रही थी। मेहमान फुसफुसाने लगे, आज बड़े साहब का बेटा अपने उस कीमती भेड़िए को बाहर क्यों नहीं ला रहा? सुना है ऐसे ब्रीड के भेड़िए हजारों सोने के सिक्कों में भी नहीं मिलते। अब मैं सबको क्या जवाब देता? इन 2 हफ्तों में लू 11 अपनी ही धुन में रहा है। उसने मेरी एक बात नहीं मानी और आज इस रिसेप्शन सेरेमोनी के मौके पर भी वो न जाने कहां गायब था। पिताजी का चेहरा गुस्से से काला पड़ने लगा। मार्क, कहां है लू 11? मैं सच बताने ही वाला था कि तभी जाकी का एक नौकर हांफते हुए अंदर आया और बाहर की तरफ इशारा करने लगा। मैंने मुड़कर देखा तो सन्न रह गया। 4-5 कद्दावर नौकर लू 11 को घसीटते हुए ला रहे थे। उसके हाथ पांव जंजीरों से जकड़े हुए थे। वो बुरी तरह छटपटा रहा था। उसके कान गुस्से से खड़े थे और साफ दिख रहा था कि उसे बुरी तरह पीटा गया है। वो चिल्ला रहा था, मुझे छोड़ो, पर कोई सुनने को तैयार नहीं था। मैंने व्हील चेयर से ही कड़क आवाज में जाकी से पूछा, भाई, इस बदतमीजी का क्या मतलब है? जाकी ने मासूम चेहरा बनाकर कहा, पापा, देखिए, भाई, उल्टा मुझे ही डांट रहा है। ये लू 11 पिछले 2 हफ्तों में 15 बार भागने की कोशिश कर चुका है। अगर ये मेरा रिसेप्टर होता तो मैं इसे मार मार कर सीधा कर देता, पर भाई, इसे खुला छोड़ देते हैं। अभी मुझे पता चला कि ये फिर भाग रहा था, तो मैंने बस मदद के लिए अपने आदमी भेजे। भाई को शुक्रिया कहना चाहिए, पर वो तो मुझ पर ही चढ़ रहे हैं। मेहमानों को भी जाकी की बात सही लगी। उनकी नजरों में छोटा भाई अपने रिसेप्टर के दम पर चमक रहा था और बड़ा बेटा एक जानवर को भी काबू नहीं कर पा रहा था। पिताजी को लगा कि उनकी इज्जत मिट्टी में मिल रही है। उन्होंने गुस्से में हुक्म दिया, इस बदतमीज जानवर को ले जाओ और इसे 50 लैशेस लगाओ। मेरा दिल बैठ गया। मैंने तुरंत रोका, पापा, लू 11 मेरा है, इसकी सजा मैं तय करूंगा। पिताजी ने तंज कसा, अच्छा, तो कैसे सजा दोगे इसे? मैंने हिम्मत जुटाई और वो कहा जो उस दौर में कोई सोच भी नहीं सकता था, पापा, मुझे लगता है कि हमें इन रिसेप्टर्स को भी इंसान समझना चाहिए। मारपीट से वफादारी नहीं मिलती, उन्हें समझना पड़ता है। ये सुनते ही पिताजी का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। बकवास बंद कर। जाकी भी ठहाके मारकर हंसने लगा। भाई, शायद तुम खुद डिसेबल्ड और लाचार हो, इसीलिए तुम्हें इन पर इतनी सहानुभूति आ रही है।
खैर, वो शाम कड़ीडीडियावाहट के साथ खत्म हुई। लू 11 को कोड्ढे पड्ढे, पर मेरी मिन्नत की वजह से 20 कोड्ढे कम कर दिए गए। रात को मैं मरहम लेकर उसके कमरे में गया। लू गैलन बेड पर उदास लेटा था। मुझे देखकर उसने मुंह फेर लिया। तुम यहां क्या कर रहे हो? मैंने शांति से दवा उसके पास रखी। ये कोड्ढों के निशान मिटा देगी। उसने झटके से मरहम छीन लिया। मुझे मत छुओ। फिर अचानक उसने धीमी आवाज में पूछा, मार्क, जो तुमने आज महफिल में कहा, इंसानों और बीस्टमैन की बराबरी के बारे में, क्या वो सच था? मैंने मुस्कुराकर देखा कि उसकी भेद्ये वाली पूंछ धीरे धीरे हिल रही थी, जो उसके लगाव का संकेत थी। हां, मैं सच में ऐसा मानता हूं। तुम आजाद हो, लू 11। मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा। लू 11 सन्न रह गया। मुझे एहसास हुआ कि वो जितना बाकी दिखता है, अंदर से उतना ही मासूम और सीधा है। अगली सुबह जब मैं सोकर उठा और नौकर से लू 11 के बारे में पूछा, तो उसने हकलाते हुए कहा, मालिक, वो आज भागा नहीं है। मैं हैरान था। तभी धड़ाम से दरवाजा खुला और लू 11 एक प्लेट लिए अंदर आया। प्लेट में जला हुआ अंडा, अधपका मांस और काली पड्डी टोस्ट थी। उसने बड़े गर्व से कहा, ये नाश्ता मैंने अपने हाथों से तुम्हारे लिए बनाया है। कैसा लगा? इम्प्रेस्ड? मैंने मुस्कुराकर वो जला हुआ अंडा खाया और उसकी झूठी तारीफ की। बुरा नहीं है। वो सीना चौधा करके मेरे बेड के कोने पर बैठ गया। मैंने मुस्कुराते हुए पूछा, आज भागने का विचार त्याग कर मेरे लिए नाश्ता बनाने का ख्याल कैसे आया? लू 11 एक पल के लिए खामोश हो गई। उसकी आंखों में एक पुराना दर्द झलक आया। जब मैंने उसके आंसू पोंछे, तो उसने रूंधी हुई आवाज में बताया कि उसकी मां और 2 बहनों को इंसानों ने पकड़ डीडीएच लिया था और आज तक उनका कुछ पता नहीं चला। व्हाइट वुल्फ कबीला अपनी बेमिसाल ताकत के लिए जाना जाता है, इसीलिए लालची इंसान उन्हें अपना वॉर मशीन बनाने के लिए शिकार करते हैं। लू 11 ने गुस्से में कहा, मैं इंसानों से नफरत करती हूं, पर तुम उन जैसे नहीं हो। क्या तुम भी मुझे चोट पहुंचाओगे? मैंने उसे गले लगाया और यकीन दिलाया कि मैं उसे कभी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। तभी लू 11 ने अपनी एक मासूम सी ख्वाहिश बताई। वो एक योद्धा जरूर थी, पर दिल से उसे खूबसूरत कपड़े और जेवर पहनना पसंद था। बस फिर क्या था? उस दिन मां खानदान का बड्ढा बेटा अपने सफेद भेदिये को लेकर शहर की हर बड्ढी दुकान पर गया और ढेरों शॉपिंग बैग्स के साथ वापस लौटा। लोग कानाफूसी कर रहे थे, मार्क पागल हो गया है, एक जानवर को रानी बनाकर रख रहा है। पर लू 11 ने जब पहली बार आईने में खुद को उन खूबसूरत कपड़ों में देखा, तो उसकी आंखों से खुशी के आंसू